प्रिय बच्चों, आज हम यहाँ एक मोटिवेशनल सेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर देवेश विजय, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको काफ़ी सारे करियर गाइडेंस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अब मैं आशा करती हूँ ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। नाउ आई हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर देवेश विजय। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें पहले ये देखना है कि करियर ऑप्शंस किस तरीके के हैं और हमारे टैलेंट से और इंटरेस्ट से मैच करें। हमें करियर को इसलिए नहीं चुनना है कि फैमिली प्रेशर है किसी पर्टिकुलर चॉइस के लिए, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेस पे नहीं करना है। तो मैं इस लेक्चर में 5 चीज़ें कवर करूँगा। पहले कि किस किस तरह के कैरियर्स आज अवेलेबल हैं, उनकी कैटेगरीज क्या हैं और कौन सी टैलेंट से वो मैच करते हैं। तो हमें अपनी टैलेंट और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहचान के कैरियर चुनना चाहिए। फिर हम बात करेंगे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह से तैयारी की जाए, और उसके अलावा अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं होता है तो जो लोग वाइट कॉलर जॉब्स चाहते हैं, जो लेबर इंटेंसिव काम नहीं करना चाहते, उनके पास और ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा करियर गाइडेंस में, लेकिन मैंने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए 30 साल देखा, वो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, लेकिन उनको मैंने एक आध गैप देखा उनकी तैयारी में, तो वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। और लास्ट में कुछ जनरल टिप्स पर हम बात करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड, और जीवन का बड़ा लक्ष्य वैसे क्या होना चाहिए, करियर के अलावा अच्छा जीवन क्या होता है, उसके बारे में बहुत छोटी सी बात करके फिर तुम्हारे क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन कौन से आज करियर चॉइसेस अवेलेबल हैं और हमारे किन टैलेंट से मैच करते हैं। ये कुछ नॉइज आ रहा है तो मेरे ख्याल से म्यूट करना पड़ेगा रीटा। खैर, मैं बता रहा था कि कौन से हमारे पास बड़े कैरियर्स और टैलेंट्स को मैच करने वाले अब अवेलेबल हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, MBA, इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना एक बिल्कुल वाजिब चॉइस है, क्योंकि और ये सबसे प्रेस्टिजियस कैरियर्स हैं, सबसे सिक्योर कैरियर्स हैं। पर अगर कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो फिजिक उसकी बहुत अच्छी है, तो उसे उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं लगाकर स्पोर्ट्स में, डिफेंस में, सिक्योरिटी सर्विसेज में, इन तरह के कैरियर्स में जाना चाहिए। तो अपने टैलेंट के हिसाब से हमें चुनना चाहिए। इसी तरह से कुछ लोगों की आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी होती है जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है। हमारे रिलेशन में ही एक बिटिया है जो बहुत ही ब्राइट है, पर बहुत इनोसेंट, और पर उसका खासतौर पे आर्टिस्टिक बेंट था और डिज़ाइन बहुत अच्छा करती है, तो निफ्ट से पास करके उसका बहुत अच्छा कैरियर बन गया। तो अपनी इस तरह की टैलेंट को पहचान कर हमें कैरियर चुनना चाहिए। एक चौथी कैटेगरी होती है टैलेंट की। कुछ लोग बहुत केयरिंग और सोशल वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, और वो बिजनेस की तरफ जाना उनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो कि एंजाइटी जिसे बहुत जल्दी होती है, उसे बिजनेस तरह की लाइन, क्योंकि इंडिया में लॉज ऐसे हैं कि बिजनेस करना आसान नहीं है,
खासतौर पे बड़ा बिजनेस बनाना छोटे से, तो उस तरह की अगर किसी का कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, तो शायद बिजनेस में जाना उसके लिए उतना उपयोगी नहीं रहेगा। तो ये 5-6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। और मुझे रीटा ने बताया था कि तुम में से ज़्यादातर लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हो, और तो उसके बारे में मैं थोड़े से टिप्स दूंगा। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस कम है, मैं तो पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट JRF हो गया था, उसके बाद क्योंकि मुझे टीचर ही बनना था तो मैंने कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया नहीं। पर मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है इनकी तैयारी करते हुए। इसमें जैसे तुम सभी लोग जानते होंगे, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो, और अब मैं मान रहा हूँ कि इस एज पे आके तुम IIT वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सोच रहे हो, बैंकिंग है, स्टेट लेवल के जॉब्स हैं गवर्नमेंट के, और इसके अलावा डिफेंस वगैरह में हैं, तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि तुमने अपने आप में ये कैपेसिटी चेक कर ली है। कम से कम 6 घंटे रोज, हो सके तो 10 घंटे तक बहुत मन लगा के पढ़ना, प्लानिंग के साथ पढ़ना, और उसकी रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें ज़्यादातर 3 चीज़ें चेक कर रहे हैं। एक तो रिकॉल, तुम्हारा स्मरण शक्ति कितनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मेनली वही चेक होता है, थोड़ा सा रीजनिंग भी होता है। फिर कुछ एग्जाम्स में जो हायर लेवल के हैं जैसे IAS, उनमें राइटिंग स्किल मेंस पेपर में चेक होती है। और फिर 3rd लेवल पर इंटरव्यू में मेनली चेक होता है कि तुम्हारी कितनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है और कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो ये मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्किल्स चाहिए, और इनमें बैठने से पहले थोड़ा सा तुम्हें जरूर जज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 5-6 लाख बच्चे तो खाली IAS में बैठते हैं। SSC वगैरह में मेरे ख्याल से कुल मिला के 30-40 लाख बच्चे बैठते हैं एक अटेम्प्ट में। तो हमें ज़रूर शुरू में चेक कर लेना चाहिए कि ये बहुत टफ कंपटीशन है। हमारा कट ऑफ लेवल अगर मिडिल तक आ रहा है, कुछ मॉक टेस्ट करके तुम चेक कर सकते हो, तभी इसमें पढ़ना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा कई बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं। या तुम तब कर सकते हो इसके साथ साथ तुम कोई और जॉब कर रहे हो तो ज़रूर अपनी तैयारी करते हो और इसको समय दे सकते हो, पर खाली इसके लिए तभी समय लगाना चाहिए जब तुम्हें अपना कट ऑफ जज कर लिया है कि हाँ मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, इसमें उत्तीर्ण हो सकता हूँ। तो वो सबसे मॉक टेस्ट से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। अगर तुम्हें जज हो रहा है कि हाँ मेरे रीच में है, हाँ ये मैं और जोड़ना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, बहुत जीनियस होना ज़रूरी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो तो रिसर्चर्स वगैरह होते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ मेहनत कर पाओ ये बहुत ज़रूरी है, और एक एवरेज इंटेलिजेंस ज़रूर होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास एक लड़का आया था गांव का कि मुझे IAS बनना है, और मैंने उसको सिंपल क्वेश्चन पूछा कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो उसे उतना भी नहीं पता था। तो मुझे बाद में गिल्टी फील हुआ कि मुझे उसे डिस्करेज करना चाहिए था, क्योंकि उसका बहुत टाइम वेस्ट हुआ। अब ऐसे बच्चों को इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम नहीं खराब करना चाहिए। आज उसने फिर छोटी सी शॉप खोली है, पर उसने अपनी ज़िंदगी के 3 साल खराब कर दिए। तो ये मैं एक थोड़ा सा कॉशन करना चाहूँगा। और अगर तुम्हारा मिडिल लेवल तक भी स्कोर आ रहा है, जो भी कट ऑफ होता है, तो फिर तुम ज़रूर मेहनत से उसको, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव कैरियर है, बहुत सिक्योर कैरियर है और बहुत कंफर्टेबल भी है। और एक सबसे अच्छी बात ये कि अगर तुम अच्छे ऑफिसर हो तो तुम समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर भी सकते हो, तुम्हारे पास पावर होती है, तुम कमज़ोर लोगों की मदद कर सकते हो।
तो इस इंटेंशन को लेके ज़रूर करना चाहिए ट्राई। अब मेहनत के अलावा इसमें जो कुछ टिप्स हैं जो बहुत काम आती हैं। रिवीजन जैसा मैंने कहा, जब तुम खाली समय तुम रिलैक्स भी कर रहे हो, रिकॉल करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। और डिस्कस करने से बहुत का, एक दो फ्रेंड्स तुम्हारे ऐसे होने चाहिए जिनसे तुम लोग आपस में जो लर्न किया है वो डिस्कस करो। जो हम डिस्कस करते हैं वो बहुत हमारे जल्दी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, वही रिकॉल में ज़रूरी होता है। फिर शुरू में अगर तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वाइड है और करंट अफेयर्स से लेकर और हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ है, तो उसमें शुरू में कंफ्यूजिंग में डिस्करेज मत होना। थोड़ी से अभ्यास के साथ फिर वो मास्टरी आ जाती है। बस तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम 6 से, जैसे मैंने कहा, 10 घंटे क्वालिटी टाइम दो, रेगुलर पढ़ाई करो। और एक शुरू में ही तुम्हें अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझ लेना है और बहुत बुक्स का सिलेक्शन बहुत ढंग से करना है। आजकल तो वीडियोस भी बहुत अवेलेबल हैं हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए। कोचिंग बहुत ज़रूरी नहीं होती। कई बच्चे तो जो बहुत इंटेलिजेंट हैं उन्हें तो बिल्कुल कोचिंग में खाली टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम्हें थोड़ी सी कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे उस माहौल में बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं। पर अगर तुम्हारी अपनी विल पावर है और तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो, तुम्हें कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें खर्चा भी बचता है। और जब तुम एग्ज़ाम में रूम में बैठे होते हो, ये तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा तुम्हें नर्वसनेस नहीं रखना है। थोड़ा बहुत तो होता है, पर ज़्यादा नर्वसनेस से परफॉर्मेंस ख़राब होती है। तो वो तुम्हें एक कैपेसिटी डेवलप करनी है। रिलैक्स्ड रहो। रिजल्ट के कभी आता है, कभी नहीं आता। गीता में हमारे जैसे निष्काम कर्म के बारे में कहा है, वो एटीट्यूड अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम थोड़े नर्वस कम होते हैं। तो उसके अलावा जब एक दो चीज़ें जो बहुत काम आती हैं, जो तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम मत खराब करो। पहले सारे जो तुम कर सकते हो उन सबको कर लो। और फिर क्योंकि ये जैसे मेरे साथ ही एक बार हुआ था, मैं जब मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहा था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत डिफ़िकल्ट था 10th में, तो मैंने उस पर बहुत टाइम लगा दिया। तो मेरा जो वो बाकी सब पेपर बहुत ही सिंपल था, तो समय ख़राब हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम में। और रिटन जो अगर तुम सब्जेक्टिव वाले आंसर्स भी अटेम्प्ट कर रहे हो किसी पेपर में, तो उसमें हम लोग जब चेक करते हैं तो एक दो चीज़ों से बड़ा इंप्रेशन ख़राब होता है। अगर तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हैं, हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है, बहुत अच्छी होना, सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत साफ होनी चाहिए। और एक ये है कि स्पीड से काम करो। कई बार, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बहुत तैयारी करके और पर मैं बहुत स्लो लिख रहा था, तो वो पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है कि जब तुम एग्ज़ाम में पेपर करने बैठ जाओ तो थोड़ा स्पीड से काम करो, लेकिन सफाई से। एक जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे बनाया जाए, कई बार उसमें हम लोग वही लाइनें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, वो थोड़ा सा सुंदर हो तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पढ़ने वाले पर। तो इंट्रोडक्शन बनाने के देखो 3 तरीके होते हैं। किसी भी तरीके का सवाल हो, 3 तरीकों से इंट्रोडक्शन शुरू होता है। पहला है इम्पोर्टेंस को लेकर, जिसके बारे में पूछा गया है, उस इवेंट की, उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। समझ लो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आया है, तो उसकी इम्पोर्टेंस से शुरू किया जाए कि भारत का संविधान दुनिया के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में भी एक अद्वितीय अनोखा संविधान है। इसकी इस तरह से तो पहले हमने इम्पोर्टेंस बता दिया। और एक और तरीका होता है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का, पृष्ठभूमि से स्टार्ट किया जाए। समझ लो रशियन रेवोल्यूशन पे कोई सवाल आया है, तो रशियन रेवोल्यूशन की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे वो शुरू हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के सभी राष्ट्र एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहे थे, और ख़ास तौर पर रूस की ज़ारशाही
चरमराने लगी। ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई, तो ये पृष्ठभूमि की है। और एक और तरीका हो सकता है परिभाषा देकर, अगर समझो जैसे रेवोल्यूशन क्वेश्चन है, इसको एक और तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये जानने से पहले कि रूस की क्रांति के कारण क्या थे, हमें ये समझना चाहिए कि क्रांति शब्द के मायने क्या है। तो ये कोई अगर कंसेप्चुअल टर्म है सवाल में, तो परिभाषा से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चौथा तरीका और होता है स्टार्ट करने का, किसी अच्छे बड़े विचारक की कोटेशन से या सुझाव से को लेकर, किसी अच्छी पोइट्री की पंक्ति को लेकर अगर तुम्हारे को उससे रिलेटेड माइंड में आ रहा है तो उससे स्टार्ट कर सकते हो। ये अच्छा इंट्रोडक्शन बनाने के होते हैं, और ये इंट्रोडक्शन जब अच्छा होता है तो सब्जेक्टिव आंसर में अच्छे अंक मिलने के चांस बढ़ जाते हैं काफी। अब कंक्लूड कैसे करना चाहिए सब्जेक्टिव आंसर को, चाहे वो 50 वर्ड्स का है या 100 वर्ड्स का है। तो जनरली कोशिश करनी चाहिए कि जो सवाल में पूछा गया है उसको दोबारा पढ़ो और उसी का सटीक जवाब दो, लेकिन बैलेंस जवाब दो। जैसे समझो ये सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति वैचारिक बदलाव के कारण आई, ना कि वर्ग संघर्ष के कारण। तो हम दोबारा पढ़ेंगे सवाल को और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड आंसर देंगे। ये सच है कि वैचारिक बदलाव बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा था फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका तैयार करने में, लेकिन वर्ग संघर्ष ने और आर्थिक बदलाव ने भी बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले किया या भूमिका अदा की, जैसा हमने ऊपर देखा। तो ये कंक्लूजन। आजकल तो टीवी एंकर्स वगैरह बन सकते हैं अगर अच्छा बोल सकते हो, और एंकर ना भी बनो, टीवी के पीछे का भी बहुत काम होता है, एडिटिंग का, कैमरा वर्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग। अब यहाँ भी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत स्कोप है, क्योंकि एडवेंचर रिपोर्टिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि थोड़ा सा हमारा परिचय है। बिहार के एक पत्रकार हैं, वो बहुत जूनियर पोजीशन पे थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेकिन उन्होंने शहाबुद्दीन वहाँ का जो डॉन है उसका इंटरव्यू एक बार कर लिया हिम्मत करके। उसके घर पहुँच गया और शहाबुद्दीन भी मूड में थे, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। तो उसके बाद वो इतना फेमस हो गया। तो थोड़ा सा एडवेंचर जो कर लेते हैं, चाहे वो शुरू में बहुत उनको फ्रंट पे आने के लिए टीवी में जगह ना मिले, लेकिन इस तरह से बना लेते हैं। तो ये जर्नलिज्म लाइन है, लॉयर का स्कोप है, और एक एजुकेटेड पर्सन के लिए बहुत बड़ी जो लाइन है, बहुत बड़ी लाइन जिसमें जॉब्स इतने टफ नहीं है, वो है टीचिंग। और टीचिंग अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो प्राइवेट स्कूल्स तो हैं ही, इसके अलावा अपनी ट्यूशन का लिमिटलेस स्कोप है। जो आदमी थोड़ी सी मेहनत करके 10-12 की मैथ्स और साइंस की मास्टरी कर ले तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, खासतौर पे बड़े शहरों में। इसके अलावा ना कुछ लाइनें अभी नई आ गई हैं जिनके बारे में लोग अभी कम सोच रहे हैं। एक तो अगर तुम थोड़ा सा कंप्यूटर फेमिलियरिटी बढ़ा लो तो ऑनलाइन घर बैठे बहुत कुछ कमा सकते हैं। कोडिंग सीख लो अगर थोड़ी, वो बच्चे भी सीख जाते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, उसके लिए साइंस नहीं चाहिए, मैथ्स नहीं चाहिए। तो एप्स बनाने का काम है, वेबसाइट में बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट मेंटेनेंस का बहुत बड़ा काम है। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़ा एक कैरियर बनने जा रहा है। कॉल सेंटर्स के तो खैर जॉब्स हैं ही, लेकिन वो क्योंकि उनकी शिफ्ट्स ऐसी होती हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, पर वो बहुत अवेलेबल हैं बड़े शहरों में, और मेरे ख्याल से अब छोटे शहरों में भी आने लगे हैं। तो ये और नए जॉब्स में एक और लाइन है एड्यूटेनमेंट। अब तो तुम्हें पता होगा OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, और इसके अलावा कुछ एजुकेशनल चैनल्स डिस्कवरी वगैरह हैं जिनके लिए काफ़ी काम और अच्छा पेमेंट मिलता है। तो इनमें एडिटिंग का काम होता है और राइटिंग का काम है,
वॉइस ओवर का काम है, बहुत सारे इससे। अब ये वाले जो काम है इन सब में तुम्हें कोई ना कोई सबसे पहले डिप्लोमा लेना है। डिप्लोमा इग्नू से बहुत सारे मिल जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई ना कोई डिप्लोमा ले लो और कोशिश करो कि फॉरेन मार्केट के लिए भी काम करो, वहाँ से बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है। तो एक हेल्थ केयर बहुत बड़ा एक ग्रो करने वाला है। अब इसमें खाली डॉक्टर्स और नर्सेज ही नहीं चाहिए होते, केमिस्ट, वार्ड बॉयज और फिजियोथेरेपिस्ट, और इनकी फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए। और जो थोड़े से हेल्थ फिजिकली फिट है उनको बाहर जाने का ज़रूर सोचना चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए नहीं है, क्योंकि बाहर क्या है, डिस्पोजेबल इनकम बहुत है। अब डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है कि वो लोगों को एक, अगर किसी का सॉन्ग पसंद आ गया तो वो सॉन्ग सीडी बनाने वाला दिन एक सीडी से पूरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा कमा लेगा। अमेरिका में कोई ऑथर है, अगर उसकी बुक थोड़ी भी चल गई तो वो एक बुक से बहुत कुछ कमा लेगा, वो जिंदगी भर के लिए उसका बंगला, कार वगैरह सब हो जाता है। तो ये डिस्पोजेबल इनकम की वजह से होता है, क्योंकि वो लोग इजी मनी है, उनके पास इतना है, उन्हें कुछ चीज़ पसंद आ जाती है तो बहुत पैसा देने को तैयार होते हैं। वो लेक्चर अटेंड करने जाते हैं, उसके लिए हज़ारों डॉलर के, $1000 मतलब करीब 70,000 रुपया के टिकट खरीदते हैं। तो ये उनको भी म्यूज़िक कंसर्ट का कोई है, कहीं जाना है तो बहुत अच्छा, मतलब इन चीज़ों में अर्निंग है। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा था कि जो यंग है और जिसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, फैमिली से बहुत उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फोर्स नहीं कर रही है यहाँ रहने के लिए, तो बाहर जाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसके अलावा जो नई लाइनें हैं उसमें मैंने एजुटेट एक, हाँ, फॉरेन लैंग्वेजेस का भी अच्छा स्कोप है। अगर तुम स्पेनिश, ये मुश्किल नहीं होता, 2 साल के कोर्स में, 3 साल में तो डिग्री भी मिल जाती है। डिप्लोमा भी ले लो तो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह में, बड़ी बड़ी कंपनीज में ट्रांसलेशन का बहुत काम चाहिए होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो चाइनीज़ लैंग्वेज का इस समय बहुत डिमांड है। तो ये भी एक नई लाइन अच्छी है। जो पढ़ा लिखा इंसान जिसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। एक मैं बिज़नेस के बारे में भी कहना चाहूँगा कि बिज़नेस अगर इंटेलिजेंटली किया जाए, और ख़ास तौर पे फॉरेन मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वो कई लोगों को सोचना पड़ता है। छोटे से कुछ लोग स्टार्ट करके बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, पर उसके लिए हमें एक तो तैयारी कैसे करनी है। जिनके घर में ही बहुत पैसा है, या उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको छोटे से स्टार्ट करना है, तो एक तो हमें जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनकी बायोग्राफी, उनकी फिल्म्स उनके ऊपर कई बनी है, वो ज़रूर देखनी चाहिए। उनसे आइडियाज़ मिलते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है। और इसके अलावा हमें फॉरेन क्लाइंटेल को टैप करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक एग्री बिजनेस, हमारे यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से हो रहा है। कई इंटेलिजेंट लोग बल्कि बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स छोड़कर भी अब साइंटिफिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह को मिक्स करके, और बहुत अच्छी कमाई, करोड़ों में वो लोग कमा रहे हैं। तो अगर तुम में थोड़ी सी विल पावर है और गांव से थोड़ा सा जुड़ाव है, या ज़मीन है छोटी मोटी, उसमें भी ये ट्राई किया जा सकता है और फिर धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। इसमें बिल्कुल भी हमारे एजुकेटेड लोग नहीं जा रहे हैं, जबकि स्कोप है। एग्रीकल्चर से मेरा मतलब डेयरी और खेती दोनों से है, पोल्ट्री। अच्छा, कुछ काम जो गर्ल्स कई बार बाहर जाने की उन्हें परमिशन नहीं मिलती, तो घर बैठे क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, एक तो कंप्यूटर लेकर के बहुत कुछ घर बैठे किया जा सकता है, कोडिंग, डेटा एंट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार सर्वे करवाती हैं, वो सब घर बैठे के हो सकता है।
उसके और हाँ, ई कॉमर्स, टेली मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा एक कई लोग इसमें कमा रहे हैं। और इसके अलावा घर बैठे बुटीक बनाना, क्रैश बना लेना, लेडीज़ के लिए छोटा सा स्कूल खोल लेना अगर थोड़ी जगह है, और फूड, क्लोथिंग वगैरह को लेकर छोटे छोटे बिजनेस घर बैठ के किए जा सकते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने सोचा था अगर मैं टीचर नहीं बना तो बच्चों के खिलौने बनाऊंगा। टॉयज़ का भी बहुत बड़ा काम है। अभी हमारे पास कितना समय बचा है? अब जनरल टिप्स के लिए मैं अच्छा, हाँ, थैंक यू। जनरल टिप्स के बारे में मैं एक दो बातें बताना चाहूँगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर फील्ड में काम आता है। एक तो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी बनानी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, पर इंग्लिश सीख लो तो बहुत अच्छा है। उससे तुम्हारा, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टेटस सिंबल ऐसा हो गया है कि कई दरवाजे बंद हो जाते हैं अगर इंग्लिश ना आए, तो कहीं उसकी शो ऑफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश हो सके तो ज़रूर सीख लेनी चाहिए। ये कोई बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आजकल तो वीडियोस वगैरह इतना, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो, न्यूज़ थोड़ा इंग्लिश का सुनो, और इंग्लिश के अच्छे लेक्चर्स वगैरह वीडियोस पे देखो, तो ये स्किल्स में काम आएगा। पर इसके अलावा गुस्सा, झगड़ा, ये सब अपनी पर्सनालिटी से एकदम निकल जाना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने देखा है जब हम लोग इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो हम ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि कैंडिडेट सही जवाब दे रहा है या नहीं, इस पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे जवाब दे रहा है। जैसे ऑनेस्ट रहना चाहिए, हम ये अप्रिशिएट करते हैं। अगर तुम्हें कोई जवाब नहीं आता है तो उसे ईमानदारी से मान लेना चाहिए, और ख़ासतौर पे आर्ग्यू कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरी बात सही है। ये तो बिल्कुल कोई भी सिलेक्शन में बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने की अपनी आदत बना लेनी चाहिए। और बहुत सारे फ्रेंड्स ना हो, बस थोड़े फ्रेंड्स अपने खासतौर पे एम से रिलेटेड बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये सोसाइटी हमारी ऐसी हो गई है कि हमेशा सच्चे दोस्त मिलते नहीं। और एक मैं लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि कैरियर के बारे में खाली सोचना नहीं चाहिए। अच्छी ज़िंदगी क्या है जिसमें हेल्थ के साथ कुछ अच्छे साथी हो, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा आत्मसम्मान हो। हम कोई गलत काम ना करें, जहाँ तक हो सके औरों की हेल्प करें। अब एक इसमें सवाल उठता है कि दुनिया तो निर्दयी है और न्याय शायद है नहीं, तो हम अच्छे क्यों बने? पर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। मेरा अपना मानना ये है कि नहीं, कई कारण हैं जिसकी वजह से हमें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी दौलत होती है। तो कैरियर तो खैर बन ही जाएगा, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ये भी एक म्यूज़िक की तरह से होता है। अब हम लोग, अगर तुम कुछ कमेंट्स या सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी एड्रेस करने में। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। हाँ तो उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें हाँ अलग पार्ट्स होते हैं। हाँ हाँ तो हमारा कोई पार्ट अगर कमजोर रह जाता है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करें? अब देखो, मैंने बताया ना कि 3 तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। एक वो है जिनमें इंटरव्यू भी होता है, कईयों में इंटरव्यू नहीं होता। और जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम्स हैं, उनमें खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए तो तुम्हें खाली
रेगुलर रीडिंग करनी है, वो मेमोरी का खेल है। और जो मैं कह रहा था कि रिकॉल की मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए इन्फॉर्मेशन तुम्हारी और उसको तुम रिकॉल कर सको बहुत जल्दी। अच्छा, एक ट्रिक काम आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि अगर तुम चारों ऑप्शंस में से क्लियर नहीं हो तो एक एलिमिनेशन ट्रिक होती है कि ए तो हो ही नहीं सकता, हाँ, और ये बी भी नहीं हो सकता, तो ये रह गया। तो इसको एलिमिनेशन ट्रिक बोलते हैं। ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा, सिलेबस को ठीक से समझकर सही उसकी किताबें उठाना और 2-3 बार पढ़ के उसको डिस्कस करके अपनी मेमोरी में बिठाना और फिर उस पर मॉक टेस्ट